अगर आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करने जा रहे हो या फिर पिछला जो 1 डेढ़ साल रहा है उसमें अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है आपने जो पहले से पोर्टफोलियो क्रिएट कर रखा है उसको लेकर, तो यहाँ पे मैं आपको 6 गोल्डन रूल्स यहाँ पे बता रहा हूँ जिसको अगर आप अप्लाई करोगे अपने पोर्टफोलियो के ऊपर डेफिनेटली आने वाले समय में जो गिरावट होती है या इस टाइप का सिनेरियो आता है वहां पे आपको परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। और हर किसी को ये जो रूल है वो डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए कैसे न कैसे। या तो अगर आप ऑनलाइन मतलब डिजिटल ही सब कुछ रखो या फिर कुछ डिजिटल एसेट कुछ हार्ड एसेट करके रखो, लेकिन ओवरऑल हमारा जैसे मैं एक इंसान हूं, मेरा जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वहां पे ये रूल जरूर से जरूर फॉलो होना चाहिए। क्लियर है? सबसे पहला रूल हो जाता है रूल्स ओवर व्यूज। सबसे पहला ये हो जाता है जो अपना फोर्स्ड व्यूज है, जो आपको लग रहा है वो व्यूज को फॉलो ना करके जो रूल है उसको फॉलो करना चाहिए। अब रूल आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। क्या क्या रूल बना सकते हो? आप ये रूल बना सकते हो कि कितना पैसा आपको हार्ड एसेट में डालना है, कितना पैसा आपको ऑनलाइन डालना है डिजिटल एसेट में। आप यू बना सकते हो कि आपको कितना कितना पैसा अलग अलग एसेट क्लास मतलब कितना इक्विटी के अंदर डालना है, डायरेक्ट इक्विटी के अंदर कितना, म्यूचुअल फंड के थ्रू इक्विटी के अंदर डालना है, कितना डेट के अंदर डालना है, या कितना गोल्ड के अंदर, कितना सिल्वर के अंदर, कितना रेट्स के अंदर। ये सब आप अपना एक रूल सेट कर सकते हो। और बिल्कुल भी ऐसा आपको लग रहा है कि सिर्फ एक किसी एसेट क्लास में पैसा डालूंगा और बहुत ज्यादा करोड़पति बन जाऊंगा, ऐसा आपको नहीं करना है। ओवरऑल लेवल पे सिर्फ जैसे ग्रो के अंदर अकाउंट बनाया वहां पे सिर्फ मैंने इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट किया चलेगा, लेकिन फिजिकल गोल्ड या फिजिकल रियल एस्टेट ये सब होते हैं अलग अलग एसेट क्लास। या तो आप ऑनलाइन ही कर लो, ग्रो या ज़ीरोधा के अंदर ही सब कुछ कर लो, या फिर ओवरऑल लेवल पे करो, लेकिन आपको अलग अलग एसेट क्लास में एक रूल बनाना है और उसके अकॉर्डिंग अपना इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करना है डाइवर्सिफाई करके। बिल्कुल भी एक एसेट क्लास पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना है। नॉर्मली जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो सिर्फ इक्विटी की ही बात करते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड इक्विटी ऐसा ही दिमाग में माइंडसेट ही रहता है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में भी इक्विटी के अलावा हाइब्रिड हो जाता है, डेट हो जाता है, म्यूचुअल फंड में ही गोल्ड सिल्वर भी हो जाते हैं, तो अलग अलग है और अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। पहला तो अपना व्यूज को अपने पोर्टफोलियो पे फोर्स नहीं करना है अगर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो चलाना है तो, नहीं तो ऐसी गिरावट में डर के भागोगे जैसे अभी भाग रहे लोग। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग बिहेवियरल बायसनेस। अब ये जो बिहेवियरल बायसनेस है ये क्या होती है कि मुझे जो सही लग रहा है या फिर मुझे पिछले 1 साल 6 महीने 1.5 साल 2 साल के अकॉर्डिंग जो सही लग रहा है मैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा टूट के इन्वेस्ट कर रहा हूं। अभी मुझे गोल्ड बहुत बढ़िया दिख रहा है या सिल्वर बहुत बढ़िया दिख रहा है, अब मैं सिल्वर के अंदर ही गोल्ड के अंदर ही पूरा इन्वेस्टमेंट करूंगा। समझ रहे हो? अगर 6 महीने 1 साल पहले तक मतलब पिछले साल सितंबर अक्टूबर तक मुझे स्मॉल कैप्स मिड कैप्स अच्छे दिख रहे थे तो मैं सिर्फ स्मॉल कैप मिड कैप में ही इन्वेस्ट करूंगा। हो सकता है आज से 1 साल बाद हमें सिर्फ लार्ज कैप ही बेहतर दिखे तो मैं सिर्फ लार्ज कैप के अंदर ही इन्वेस्ट करूंगा। ये होता है बिहेवियरल बायसनेस और ये बहुत ही बुरी चीज है, जो इसको रिसेंसी बायसनेस भी कह सकते हो आप। मतलब बिहेवियर में रिसेंसी दिख रहा है, वही चीज हम रिसेंटली जो चीज हमें अच्छा दिख रहा है वही बिहेवियर में आ गया है, बस उसी को लेके अब तो मैं उसी के अंदर ही सिर्फ इन्वेस्ट करूंगा, दूसरे किसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट ही नहीं करूंगा। ये सबसे गलत चीज है। 2 पॉइंट्स हमने यहाँ पे समझे। पहला, हमें अपने व्यूज को फोर्स नहीं करना है अपने पोर्टफोलियो पे। दूसरा, हमें अपने बिहेवियर को फोर्स नहीं करना है अपने पोर्टफोलियो पे। दोनों जगह पे हमें डेटा का यूज करना है, रूल का यूज करना है। जो रूल बनाया हमने अपने पोर्टफोलियो को उसी को फॉलो करेंगे और जो डेटा कहता है उसके अकॉर्डिंग ही अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे। पिछले 1 साल 1.5 साल 2 साल में क्या हुआ है उसके ऊपर बहुत ज्यादा हमें दिमाग नहीं घुसाना है उसके अंदर कि बस उसी के अंदर इन्वेस्ट करें। तीसरा पॉइंट हमारे पास निकल के आता है लो कोरिलेशन अमॉन्ग एसेट क्लासेस इज इंपॉर्टेंट। अभी देखो, जो कोरिलेशन है दो एसेट क्लास का वो जितना ज्यादा निगेटिवली कोरिलेट करेगा उतना ज्यादा हमारे लिए या किसी भी इन्वेस्टर के लिए बेहतर है जो कम वॉलेटिलिटी चाहता है अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो में। और जितना ज्यादा पॉजिटिवली कोरिलेट करेगा उतना ज्यादा पोर्टफोलियो आपका और ज्यादा वॉलेटाइल होगा। आपने 5 एसेट क्लास रखे हैं फिर भी, जैसे
अभी के टाइम पे हम देखेंगे तो इंडियन इक्विटी का कोरिलेशन हमें इंटरनेशनल इक्विटी के साथ बिल्कुल नहीं दिख रहा है, गोल्ड सिल्वर के साथ भी बिल्कुल नहीं दिख रहा है। लेकिन कभी कभी टाइम पे क्या होता है कि इंडियन इक्विटी और इंटरनेशनल इक्विटी एक जैसा बिहेव करती है, कभी कभी तो इंडियन इक्विटी और गोल्ड भी एक जैसा बिहेव करती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में गोल्ड का और इक्विटी का कोरिलेशन निगेटिव रहा है, मतलब एक ऊपर जाएगी तो एक नीचे जाएगी। जैसे अभी हम देखें, मान लो मेरा इन्वेस्टमेंट डेट में है, थोड़ा सा इक्विटी इंडियन के अंदर है, इंटरनेशनल के अंदर और गोल्ड के अंदर में है। अगर ये चार एसेट क्लास में बटा हुआ है मेरा पैसा, इवन रियल एस्टेट में भी है क्योंकि थोड़ा ना बहुत ऊपर से आ जाता है पेरेंट्स से अपने पास भी, तो इतनी गिरावट में भी आपका पोर्टफोलियो काफी ज्यादा पॉजिटिव में रहा होगा। क्यों? क्योंकि इंडियन इक्विटी के साथ कोरिलेशन इनका भी सही नहीं है। अभी देखो, कोरिलेशन निगेटिव रहने से क्या क्या फायदा, अगर इंडिया स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम आएगी, जैसे करेंसी डिवैल्यूएशन का रिस्क, कोई पॉलिटिकल क्राइसिस आती है इंडिया के अंदर में, या फिर इंडिया पाक का वॉर हो जाता है किसी कंट्री के साथ, तो ये सिर्फ एक कंट्री स्पेसिफिक रिस्क है, तो इससे इंडियन इक्विटीज पे असर आएगा, लेकिन इससे इंटरनेशनल इक्विटी पे असर नहीं आएगा। हाँ, इंटरनेशनल इक्विटी और इंडियन इक्विटी दोनों पे कब असर आएगा, जब जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस आया 2008 में वैसा कोई क्राइसिस आया, कोविड क्राइसिस आया 2020 में वैसा क्राइसिस आया, और डॉट कॉम क्राइसिस आया वैसा क्राइसिस आया, चाइना और अमेरिका का जो ट्रेड वॉर होने लगता है वैसा क्राइसिस है। तो इस तरह की क्राइसिस आएगी तो इंडियन इक्विटी और इंटरनेशनल इक्विटी एक साथ रिलेट करेगी, गिरेगी उठेगी। तो कंट्री स्पेसिफिक अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इंडियन इक्विटी के साथ किसी अदर इक्विटी का या गोल्ड सिल्वर का कोरिलेशन नहीं होता है। अगर कोई ग्लोबल रिस्क आता है, क्राइसिस आता है, तो सारी इक्विटी इंडियन और ग्लोबल एक साथ एक जैसा परफॉर्म करती है वहां पे भी, लेकिन फिर भी गोल्ड सिल्वर का कोरिलेशन नहीं रहता है। तो ये जो एक चीज है इसको आप ध्यान में रख सकते हो कि अलग अलग एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्टमेंट, और डेट का इक्विटी का तो कोरिलेशन रहता ही नहीं, तो अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि ऐसे एसेट क्लास में करना है कि कोरिलेशन जो है वो कम, और इसीलिए तो अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में कम वॉलेटिलिटी चाहिए तो आपको अलग अलग एसेट क्लास रखना होगा। एक तो ये जो रिस्क होता है उससे भी बचा लेता है। अब ये डेफिनेटली है कि आने वाले 20 से 25 सालों में जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, और बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स लोगों की भी एक्सपेक्टेशन है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, कि इंडिया की ग्रोथ, मतलब इंडिया के अंदर जो ग्रोथ मिल सकती है कॉर्पस में वो सबसे ज्यादा मिल सकती है। तो इसलिए हम इंडिया के अंदर अपना पोर्टफोलियो का बहुत ज्यादा हिस्सा रखेंगे, लेकिन उसके अलावा हमें थोड़ा सा ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन और गोल्ड सिल्वर के अंदर डाइवर्सिफाइड भी रखना जरूरी है। कोई जरूरी नहीं कि ईटीएफ या म्यूचुअल फंड के अंदर ही रखना जरूरी है, अगर गोल्ड कॉइन्स भी है घर में तो वो भी एक तरीके का आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर ही रहे। बस ये ध्यान रखना है कि होना चाहिए हर जगह। पांचवा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एक्सपर्ट्स भी भूल जाते हैं इस पॉइंट को, और हम आप तो भाई नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर है। रिस्क जो है किसी इन्वेस्टर का वो एज से डिफाइन नहीं करना चाहिए कि कोई 50 साल का है तो वो रिस्क नहीं ले सकता है इन्वेस्टमेंट में, और जो 25 साल का है वो रिस्क ले सकता है, नहीं। हर किसी का जो रिस्क है वो अलग अलग हो सकता है, और एज के साथ बिल्कुल उसको नहीं समझना चाहिए। रिस्क एज से नहीं, रिस्क इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन से आपका डिसाइड होता है, या फिर आपका वॉलेटिलिटी को टॉलरेट करने का जो आपका कैपेसिटी है उससे डिसाइड होता है, एज से डिसाइड नहीं होता। तो अगर आप 25 साल के भी हैं इन्वेस्टर और आप वॉलेटिलिटी नहीं झेल सकते तो आप नहीं रिस्क ले सकते, मतलब स्मॉल कैप्स वगैरह में नहीं इन्वेस्ट कर सकते, रिस्की एसेट में नहीं इन्वेस्ट कर सकते। और आप 50 साल के भी हैं और आप वॉलेटिलिटी झेल सकते हैं तो आप 50 साल में भी रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे ही अगर 25 साल के आप हैं और आपका गोल अंडर 5 ईयर का है तो आप रिस्की एसेट्स में नहीं इन्वेस्ट कर सकते, लेकिन 50 साल के भी हैं और गोल आगे 10 साल का है, 15 साल का है तो कर सकते हैं। तो गोल को एज के साथ बिल्कुल डिफाइन आपको नहीं करना है, गोल को अपना वॉलेटिलिटी टॉलरेट करने का जो लेवल है और आपका गोल का जो टाइमलाइन है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना रिस्क को रखना है, और उसी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट के लिए एसेट क्लास को डिफाइन करना है कि इस एसेट क्लास में या इस एसेट क्लास के इस पार्ट में हम इतने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है टैक्सेशन का, जिसको लेकर बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग टैक्स हार्वेस्टिंग को लेकर परेशान रहते हैं। डेफिनेटली शुरुआती फेज में तो आप टैक्स हार्वेस्टिंग आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप करोगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपको समझ में आएगा कि आप यहाँ पे कुछ हजार बचाने नहीं आए हो, यहाँ पे आप करोड़ बनाने आए हो, तो ऐसे में
आप धीरे धीरे करके आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं इतना यहाँ पे टाइम पास कर रहा हूं, ये आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे करके। क्योंकि जब आपका पोर्टफोलियो मल्टीपल लैक्स में पहुंचेगा, करोड़ के पास पहुंचेगा, करोड़ प्लस पहुंचेगा, देन आपको ये सब चीजें उतनी आपके लिए मैटर नहीं करेगी। तो या फिर बहुत सारे लोग क्या होता है, टैक्स बचाने के लिए ही इन्वेस्टमेंट ही करते हैं, तो वैसे में फिर अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को देखो, सारी चीजें को आपको डिफाइन रखना है। इन्वेस्टमेंट अलग है, टैक्स के लिए अलग आपको जो करना है करिए, इंश्योरेंस के लिए जो आपको करना है अलग कीजिए। इन्वेस्टमेंट को सब कुछ के साथ मिक्स मत कीजिए, नहीं तो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा खराब। ये चीज समझ के रखनी है। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। अगर ये आप 5-6 रूल्स फॉलो कर लेते हो तो कितनी भी बड़ी से बड़ी गिरावट होगी, आपका पोर्टफोलियो उसमें बहुत ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी आपकी है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।